और 4 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज खरीदारी लौट आई। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीब 350 अंकों की रिकवरी के साथ 16,000 के ऊपर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में आज कैसा कारोबार रहा, पूरी डिटेल के साथ मेरी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही है हमारे साथ। बिल्कुल, तो आज बाजार ने एक शानदार यू टर्न लिया। जिस तरह से हम देख रहे थे, भारी बिकवाली के दबाव भरे हर सेशंस देखने को मिल रहे थे। आज अच्छी खासी रिकवरी और रिकवरी के बाद तेजी के साथ बाजार ट्रेड्स करते हुए दिखे और जब क्लोज हुए तो हरे निशान के साथ तमाम इंडेक्स, तमाम पॉकेट्स, तमाम सेक्टर्स में अच्छी बढ़त के बीच ही कामकाज हमने देखा। करीब 286 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में 33,158। बैंक निफ्टी से शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई यहीं पर हमने देखी थी और अब देखिए अच्छी तेजी के बीच कामकाज। सेंसेक्स ने आउट परफॉर्म किया करीब 600 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर 53,424 के लेवल्स और निफ्टी में हमने देखा 150 अंकों की तेजी पर क्लोजिंग होती हुई 16,000 के पार यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं वो दिखे। मिड कैप और स्मॉल कैप में लगातार एक्शन हम देख भी रहे थे जब बाजार नहीं चल रहे थे। आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का दिन रहा। मिड कैप स्पेस में अच्छी बढ़त के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। अगर निफ्टी के टॉप गेनिंग मोमेंटम वाले शेयर्स की बात करें, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे। TCS, IOC, सिप्ला, विप्रो टू नेम अ फ्यू, यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। इस तेजी भरे बाजार में गिरावट भी कुछ स्टॉक्स में हावी होती हुई दिखी, जैसे कि हमने देखा हिंडाल्को, ONGC, टाटा स्टील, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए वहां पर बिकवाली का दबाव ही नजर आया। इस बीच अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, हर सेक्टर हर पॉकेट में तेजी रही। सिर्फ और सिर्फ मेटल को छोड़ दीजिए, आज एक रिवर्स एक्शन मेटल स्पेस में देखने को मिला, जहां हर तरफ हम तेजी जब बाजार गिरते हैं मेटल स्पेस में देखते हैं। आज मेटल स्पेस परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इसके अलावा FMCG, IT, ऑटो, प्राइवेट बैंक स्पेस, सरकारी बैंक स्पेस, हर तरफ अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज देखने को मिला। न्यूज बेस्ड मोमेंट हमने यहाँ पर देखा। लगातार हम देख रहे हैं सीमेंट कंपनियों में तेजी और सीमेंट कंपनियों में प्राइस हाइक्स की खबरें आती हुई दिखी हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट देख लीजिए, एक इंपैक्ट आज वहां पर देखने को मिला। इस बीच एक मूवमेंट 2 व्हीलर 3 व्हीलर स्पेस में भी हमने देखा अच्छी तेजी के बीच कामकाज था। पर्टिकुलरली टू नेम वन, बजाज ऑटो में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स देखने को मिले। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की अगर बात करें, IGL, MGL आज फोकस में रहे अच्छी तेजी के बीच। रिसर्च भी हमने आपके सामने रखी। IGL में करीब 10% की तेजी पर क्लोजिंग दिखी और 5% की बढ़त पर MGL में भी ट्रेड्स देखने को मिले। CNG प्राइस हाइक की जो खबरें आई, इससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी फोकस में रही और साथ ही तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज नजर आया। तो क्लियरली एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, जहां बाजार में शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी। शानदार रिकवरी और रिकवरी के बाद अच्छी खासी तेजी पर बाजार आज क्लोज होते हुए दिखे। और मैक्स लाइफ के CIO मिहिर वोरा ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि फिलहाल बाजार में काफी अनिश्चितता है। उनके मुताबिक इस समय कुछ चुनिंदा शेयरों में ही निवेश के मौके मिलेंगे। बाजार में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता तो काफी है और ये जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, खास करके ऑयल है और इवन व्हीट वगैरह जो है, जो यूक्रेन और रशिया में काफी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरल गैस है, तो उससे जो अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई है लास्ट 15 दिनों में, वो एक चिंताजनक विषय है। भारत, हमको पता है कि अपना जो ऑयल है उसकी काफी बड़ी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है और एक ये ग्लोबल कमोडिटी है, तो इसमें जो इंपोर्ट प्राइसेस होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अनिश्चितता बढ़ रही है, मार्केट्स भी करेक्ट हुए हैं। तो इसमें कितनी चिंता ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर ली है, वो एक बड़ा कॉल है, एक बड़ा टफ कॉल है, लेकिन ये एट सम पॉइंट इन टाइम इन्वेस्टर्स को ये कॉल लेना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि हम मार्केट्स को ऑब्जर्व करें और ऐसे कोई स्टॉक्स हों जो मिस हो गए थे लास्ट 2 साल में, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी हुई थी, भाव बढ़ गए थे, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स 20%, 30%, 40% डाउन आए हैं। तो स्टॉक पिकिंग करने का जो है धीरे धीरे करके चांस लेना चाहिए। और IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन का कहना है कि बाजार में काफी हद तक बिकवाली हो चुकी है। निवेशकों को अब डर के बिकवाली करने की बजाय डटे रहने की जरूरत है। इस बाजार में कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। अब आपको 2 NBFCs बता रहा हूं, दोनों लेके रखिए। सबसे फेवरेट शेयर होते थे ये 3, 4, 5 महीने पहले, 1 महीने में ही पता नहीं उनमें क्या आ गया। बजाज ट्विंस, आप छोड़िए बाकी बैंक, बजाज फिनसर्व लीजिए आप 14,100 पे, 13,500 का स्टॉप लॉस, 16,000 का टारगेट। और बजाज फाइनेंस लीजिए 6,050 पे, 5,900 का स्टॉप लॉस और 6,700 का टारगेट। दीज आर द बेस्ट 2 ब्लू चिप्स। इनकी कॉस्ट ऑफ मनी लो है, एक्सेलेंट मैनेजमेंट और
इंश्योरेंस विल गेट सम मोर स्प्रेड, साथ में एएमसी होने से दीज बोथ विल बी आउट परफॉर्मर्स। तीसरा आपके लिए और एक छोटा सा शेयर बता देता हूं, क्योंकि आज की डेट में ट्रैफिक इज सो स्ट्रांग ऑन दिल्ली एयरपोर्ट एंड बियॉन्ड, और रशिया से भी अब जो सेमीकंडक्टर और जो आवागमन होएगा, जीएमआर इज गोइंग टू बी द सोल बेनिफिशियरी। 37 रुपए पे यू कांट लूज मनी, दिस विल गो टू 45 रुपीज, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 35। तो संजीव हसीन जी के पसंदीदा शेयर यहाँ आपके साथ शेयर करते हुए हमारे दोनों ही गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुश बोरा और आशीष महेश्वरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कुश, क्या आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिला आज बाजार ने जो रिकवरी दिखाई और 16,000 के ऊपर जाकर क्लोज दिया? क्या आपको लगता है बॉटम बन गया है चार्ट्स के मुताबिक? जी नमस्कार सौमित्रा, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार एंड अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। देखिए, आज जो हमने मार्केट में एक्शन देखा है, अगर मैं इसको एक टिपिकल बुल रन से कंपेयर करूं, तो जैसे हम बुल रन में प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं, ये ठीक उसी तरह से एक बेयर मार्केट अगर हम इसे कह सकें, तो उसमें एक शॉर्ट कवरिंग की रैली थी, एक रिलीफ रैली थी। अभी तक कहीं ऐसे इंडिकेटर्स नहीं है कि मार्केट ने एक बॉटम बना लिया है या वी आर आउट ऑफ द वुड्स। फंडामेंटली भी बहुत सारे हेडविंड्स हैं अभी भी, और ये एक मेयर रिलीफ रैली जैसा संकेत दे रहे थे। डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो डेरिवेटिव्स में हमने 15,800 के जो पुट्स हैं, इसमें बहुत अच्छा बेस देखा था। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने संकेत दे दिए थे कल और आज सुबह भी कि एक बाउंस लाजमी है, और कहीं ना कहीं मार्केट 15,800 के आसपास एटलीस्ट कुछ दिन बिताना चाहता है। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि इस रैली में थोड़े और लेग्स हों और मार्केट 16,200 16,300 तक भी जाए, बट आई वुडंट काउंट दैट एज अ टर्न ऑफ द ट्रेंड। और कहीं ये नहीं लग रहा कि मार्केट पूरी तरह से ट्रेंड चेंज हो चुका है। हाँ, इसको हम शॉर्ट कवरिंग बाउंस में ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा करके, क्योंकि निफ्टी और इंडेक्स में देखिए अभी बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस को एंजॉय करके चलिए। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग बाउंसेस हैं, उसको एंजॉय करके चलिए, वही बेहतर रहेगा। एक स्पेस जहां पर हमने काफी एक्शन देखा वो था कमोडिटीज का। एक अपडेट आपको देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आशीष के पास, उनसे जानेंगे। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि क्रूड की तेजी ने महंगाई की चिंता बढ़ा दी है और पेट्रोल डीजल के साथ बाकी प्रोडक्ट्स की भी महंगाई की चिंता सताने लगी है। ऐसे में क्रूड को लेकर खासतौर पर क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या नए अपडेट्स हैं, क्या राहत मिलने की कोई उम्मीद है? पूरी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी विश्वमोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए। देखिए, ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो 125 से 130 डॉलर के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। अगर मौजूदा भाव और जो करंट टैक्स स्ट्रक्चर है देश का, अगर उस पर अगर करेंसी को कैलकुलेट करते हुए देखें तो करीब करीब पेट्रोल के भाव 150 रुपये लीटर तक हो सकता है। लेकिन अभी तक तो पाबंदी लगाई गई हुई थी और इसे रेगुलेट करके उस प्राइसेस को रोका गया था। लेकिन अब जब यूपी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो डेफिनेटली प्राइसेस कुछ सरकार वहन करेगी, केंद्र सरकार, कुछ राज्य सरकार और कुछ ग्राहकों पर बोझ डाला जाएगा। और अगर तेजी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी तेजी की वजह क्रूड में यह है कि रूस की सप्लाई को लेकर चिंता है। रूस ग्लोबली 50 से 70 लाख बैरल रोजाना क्रूड की सप्लाई करता है और दुनिया में अगर अभी मौजूदा क्षमता इतनी नहीं है कि रूस की सप्लाई की भरपाई की जा सके। यूएस लगातार कोशिश कर रहा है, कई देशों को कन्विंस कर रहा है, फ्रांस को, जर्मनी को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा, तो कि रूस पर के तेल गैस सप्लाई पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन जर्मनी इसको लेकर सहमत नहीं, क्योंकि जर्मनी को पता है कि उनका 60 से 80% तक इंपोर्ट वो रसिया के जरिए ही करते हैं। तो एक बड़ा सेटबैक होगा। और इस बीच ओपेक प्लस जो जनरल सेक्रेटरी है बर्किंडो, उन्होंने साफ किया है कि रूस के सप्लाई का अभी रिप्लेसमेंट अगले कुछ समय तक नहीं दिख रहा है। इस वजह से बड़ी तेजी एक आशंका लगाई जा रही है। और ऐसे में कई एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड आने वाले समय में 150 डॉलर से 200 डॉलर के बीच भी जा सकता है। वहीं रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कल बयान आया था कि अगर रूस की सप्लाई पूरी तरह से बंद होती है ग्लोबल मार्केट में तो 300 डॉलर तक भी ब्रेंट क्रूड का भाव जा सकता है। ये कुछ ऐसे अपडेट है जो क्रूड मार्केट के लिए चौंकाने वाले हो सकते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कमोडिटी मार्केट में एक्शन है। विश्वमोहन हमारे साथ बने रहिए। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। आशीष, आप कैसे इस समय मार्केट को अप्रोच करेंगे? हम देख रहे हैं जिस तरह कुछ भी बता रहे हैं कि शायद ये एक रीबाउंड छोटे मोटे माने जाएं मार्केट में, जैसे आज हमने देखा। उसके अलावा दूसरी तरफ क्रूड है या दूसरी कमोडिटीज़ हैं, उसमें बहुत तेज स्पाइक देखने को मिल रहा है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ये जो कमोडिटी मार्केट में हलचल हुई है, इससे अगर हमें इसको देखते हुए स्टॉक्स को प्ले करना चाहूं तो कैसे अप्रोच करना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो कमोडिटी मार्केट में हलचल देखने को मिल रही है, ये
अभी भी जारी रहेगी और कुछ समय तक जारी रहेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि एक आध दिन का कोई करेक्शन आया तो प्राइसेस में कोई बड़ा फॉल आ जाएगा। निकल के जो प्राइसेस में हाइक देखने को मिला उसने तो अपने आप में हिस्ट्री बना दी है। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जो क्रूड के प्राइसेस हैं यहाँ से और इजाफा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मेरा मानना है शायद जल्दी एमसीएक्स पे क्रूड के फ्यूचर्स जो है वो 10,000 के लेवल भी क्रॉस करते हुए आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि रशिया का जितना, जैसा आपके सहयोगी भी बता रहे थे, रशिया का जो आउटपुट है क्रूड का उसका ऑल्टरनेटिव शॉर्ट टर्म में तो नजर नहीं आता। और वॉर भी ऐसा मेरा मानना नहीं है कि कोई बहुत जल्दी यहाँ से फिनिश हो जाएगा और उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो समय लगेगा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन चाहे कमोडिटीज हो या क्रूड हो, सभी तरफ डिसरप्शन आ चुका है। तो ये का एक जो बुल रन साइकिल अभी और जारी रहेगा। तो मेरा मानना है स्टील के जो स्टॉक्स हैं या नॉन फेरस स्टॉक्स है या क्रूड के जो प्रॉक्सी प्लेज है वो बैठ रहेंगे इस समय पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक आध करेक्शन आएगा, बट एटलीस्ट 1 से 2 महीने तक यहाँ पे मुझे तेजी का ही माहौल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी जो कमोडिटीज के प्रॉक्सी स्टॉक्स हैं उन पर फोकस किया जाना चाहिए। कुछ एक स्टॉक जो लगातार फोकस में है वो है ओएनजीसी का। हमने देखा कि 12-13% का एक जोरदार रैली कल दिखाई गई थी। आज हालांकि कुछ सॉफ्टनेस देखने को मिल रही थी। ओएनजीसी किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? देखिए, बिफोर दिस सिचुएशन स्टार्टेड, ये जो वॉर और इसकी सिचुएशन शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन की, उसके पहले से ओएनजीसी में एक काफी अच्छा मोमेंटम बना था और उसके चलते ये स्टॉक करीब 160-165 के आसपास गया था। 170 भी इनफैक्ट इस स्टॉक ने टच किया था। अब इस रैली में इस स्टॉक ने उस लेवल को भी ब्रेकआउट करके ऊपर के नए लेवल्स बनाए हैं। और जिस तरह से क्रूड की कीमतें चल रही हैं और जो स्टॉक में मोमेंटम है, दोनों फैक्टर्स को अगर कंबाइन किया जाए तो कहीं भी इस स्टॉक में ब्रेक लगता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, आज का दिन जरा विपरीत था, हमने सारे ही एक्शन जरा उल्टे होते हुए देखे थे। बट अगर ये मोमेंटम जिस तरह से चल रहा है कंटिन्यू रहेगा तो देयर इज अ गुड चांस कि ये स्टॉक 190-195 भी जा सकता है आने वाले दिनों में। शॉर्ट करने जैसा तो बिल्कुल ही नहीं लगता। इनफैक्ट आज जो डिप आया है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है ट्रेडर्स के लिए। करेक्ट। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए इसको, जो डिप आज देखने को मिला ओएनजीसी में, ट्रेडर्स के लिए खासतौर पर ये स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और क्रूड रिलेटेड बात तो हम कर ही रहे हैं, विश्व मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। नॉन एग्री कमोडिटीज में भी हमने देखा कि ज़बरदस्त रैली चल रही है। बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स में जोरदार तेजी है, जैसा आशीष भी बता रहे थे। लेकिन क्यों आ रही है ये तेजी और इसका असर घरेलू इकोनॉमी पर, ग्लोबल इकोनॉमी पर किस तरह पड़ सकता है? विश्व मोहन, बेस मेटल्स और प्रेशियस मेटल्स, यहाँ पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो सेफ हेवन बाइंग का यहाँ पर फायदा मिल रहा है। उनको लग रहा है कि रिस्की एसेट से पैसा वापस निकल रहा है और वो पैसा कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा ही। तो यही एक एसेट क्लास है जहाँ पर अच्छे रिटर्न की उम्मीद हो रही। तो क्रिप्टो और इक्विटी मार्केट से पैसा निकलकर बुलियन की तरफ आ रहा है। लेकिन बेस मेटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर सप्लाई की चिंता हावी हो गई है। बेस मेटल्स की बात करें तो एल्युमिनियम और निकल 6 से 7% तक टोटल ग्लोबल सप्लाई है, उसका सीधा रूस से सप्लाई होता है। तो लग रहा है कि आने वाले समय में सप्लाई कम हो सकती है। इसके अलावा डिमांड को लेकर लगातार डिमांड बढ़ रहे हैं। कई देशों में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, उससे डिमांड लगातार बने हुए है। अगर रूस और यूक्रेन के जो युद्ध जो शुरू हुए थे 24 फरवरी को, उसके बाद से भी अगर आप बात करें तो उसके बाद से जो तेजी आई है तो निकेल में करीब करीब 202% की तेजी। और पिछले 2 दिनों में ही दोगुना होने वाली कमोडिटी, पहली बार कोई कमोडिटी है जो 2 दिनों में उसके प्राइस दोगुना हो गए हों। निकेल वो ऐसा बन गया है। ये ऐतिहासिक रैली हम निकेल में देख रहे हैं और हमने देखा कि एलएमई पे अब ट्रेडिंग भी सस्पेंड हो गया है। इसके अलावा जिंक की बात करें तो 24 फरवरी से अब तक यानी करीब करीब 2 हफ्ते में 25% से ज्यादा की तेजी हम जिंक में देख चुके हैं। कॉपर 13%, एल्युमिनियम 13% ऑलरेडी पिछले 2 हफ्ते में बढ़ चुके हैं। वहीं क्रूड और नेचुरल गैस, क्रूड भी 24 फरवरी से अब तक 30% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। नेचुरल गैस में भी ठीक ठाक तेजी आई है। गोल्ड और सिल्वर में भी 5 से 10% की तेजी हम अब तक देख चुके हैं। यानी टोटल पूरे ही नॉन एग्री मार्केट को भी ये यूक्रेन और रूस संकट ड्राइव कर रहा है। शुक्रिया विश्व मोहन, वो कमोडिटी मार्केट्स का पूरा अपडेट देने के लिए। आशीष, जैसा आपने भी कहा कि यहाँ पर प्रॉक्सी लेके चलना चाहिए कमोडिटी स्पेस को अगर शेयर बाजार में इस समय इंटरेस्ट दिखाना है तो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटल स्पेस से इस समय आपकी टॉप 2 पिक्स कौन सी होंगी? स्टील, नॉन स्टील, किसको पिक करेंगे आप? जी, जो जैसे प्राइस का एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है कमोडिटीज में क्वार्टर में, वो बहुत ही जबरदस्त आने वाले हैं।
तो जैसे एल्यूमिनियम के प्राइसेस पे नजर डालें तो 6 महीने पहले $2000 पर टन का एल्यूमिनियम अभी $3800 पर टन पे ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं हिंडाल्को के प्रॉफिटेबिलिटी में कितना सिग्निफिकेंट अपसाइड आपको इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो मेरा जो बेस्ट पिक रहेगा वो है हिंडाल्को। मानना है कि उनके पास में काफी कम है और उसके बाद में जो एल्यूमिनियम का उनका यूएस एक्सपोजर, इंडिया एक्सपोजर में वो नंबर 1 प्लेयर है। तो हिंडाल्को को किसी भी सेक्शन में जैसे जैसा प्रॉफिट टेकिंग हुआ तो बहुत अच्छा मौका है इस स्टॉक को बाय करने का। और ऐसे ही मेरा मानना है कि रशिया यूक्रेन की जो सप्लाई है वो स्टील में भी वो मेजर एक्सपोर्टर थे, तो वहां से भी उनका सप्लाई कम हुआ है। तो जो भारतीय स्टील कंपनी है उनको भी काफी बेनिफिट है। जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील इन दोनों को भी किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो ये 3 आइडियाज यहाँ पर आशीष की तरफ से, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, किसी भी गिरावट में आपको इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक स्पेस कुछ जो हमने देखा जिसमें आज काफी एक्शन था वो था आईटी। क्या चार्ट के लिहाज से टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा जो आज 2 से 2.5 से 3% ऊपर जाकर बंद हुए हैं, इनमें क्या कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप लॉन्ग जा सकते हैं, या आपको लगता है कि अब चूंकि बाजार काफी वॉलेटाइल है तो शायद शॉर्टिंग के मौके बने हों? जी नहीं सौमित्र, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से। देखिए आईटी एक ऐसा स्पेस है जो एफआईआईज का फेवरेट रहा है और एक ऐसा स्पेस है जो वो अच्छी तरह से समझते भी हैं और इसमें आने वाले कुछ समय के लिए विजिबिलिटी होती है ऑर्डर बुक के हिसाब से। तो एफआईआई नॉर्मली आईटी और फार्मा में एंटर करना प्रेफर करते हैं जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं वॉलेटिलिटी। फार्मा में हमने ऑलरेडी काफी रनअप देख लिया है तो वहां उतना एक्शन नहीं है। इनफैक्ट ये जो हमें भी जो डिप्स मिल रहे हैं, आईटी स्टॉक्स जो आप पहले बाय करना चाहते थे और बहुत ही ओवर प्राइस लग रहे थे, उनमें जो ये करेक्शन हुआ है ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए इन्फोसिस एंड टीसीएस नो डाउट बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा बनी रहती है इनमें हर डिप पे। बट मेरा रुझान पर्टिकुलरली रहता है टुवर्ड्स मिड कैप आईटी स्टॉक्स। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो बीसॉफ्ट एक ऐसा स्टॉक है जहां पे हमने एक करेक्शन देखा है और वो अब रिकवर करके अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी आ गया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो बीसॉफ्ट एक मिड कैप आईटी स्टॉक है जो आने वाले कुछ दिनों में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक बेहतरीन ट्रेड साबित हो सकता है। ओके, तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पर फोकस में हो सकता है, मिड कैप आईटी की तरफ पसंद कुछ की ज़्यादा दिखाई देती है। जाहिर तौर पर हमने देखा काफ़ी अच्छा एक्शन आज आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला। सारे ही जो आईटी के काउंटर्स थे मोस्टली इनफैक्ट वो अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। कमोडिटीज़ की बात हम लगातार कर रहे हैं और इसका असर और भी सेक्टर्स पर देखने को मिल रहा है। सीमेंट की कीमतों पर भी इसका असर पड़ता जा रहा है। लागत बढ़ने की वजह से उत्तर भारत में सीमेंट के दाम 5 से 12 रुपये प्रति बोरी तक बढ़ाए गए हैं। हमारे साथ शरद जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी और डिटेल्स के साथ। शरद बताइए। कच्चे तेल के बढ़ने के कारण जो है सीमेंट स्टॉक्स पे भी जो है दबाव देखने मिल रहा है और उसके कारण प्राइस हाइक्स जो है ऑल अक्रॉस द बोर्ड देखने मिल रही है। अब बात करते हैं कंपनीज़ के बारे में, तो उत्तर भारत में देखा जाए तो जो सीमेंट के जो भाव हैं लगभग 5 से लेकर 12 रुपये प्रति बोरे तक जो है अभी तक रिसेंटली बढ़ा दी गई। इसमें जो कंपनीज़ बढ़ाए हैं उसमें एसीसी हैं, जेके सीमेंट है, हाइडेलबर्ग सीमेंट है, जिन्होंने दाम बढ़ाए हैं। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो ये जो आपके जो मार्केट लीडर है इनने भी अनाउंस किया कि उनकी जो प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। अगर अंबुजा सीमेंट की बात करें तो वो भी जो उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में जो उन्होंने दाम बढ़ाई। और आंकड़ों की बात करें तो स्टार सीमेंट में जो जनवरी के महीने में जो सबसे रिसेंट डेटा आई थी वहाँ पे लगभग 3 से लेकर 4% थ्रू आउट द जोग्राफीज में दाम बढ़त देखी गई। और रामको सीमेंट्स भी रहेगा फोकस में, जहाँ पे उनके चारों रीजन्स में हमने एवरेज में लगभग 15 से लेकर 40 रुपये प्रति बोरे पर की जो है प्राइस इंक्रीज देखने मिली। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सीमेंट कंपनी के जो दाम बढ़े हैं इसके इम्पॉर्टेंट रेशियोज क्या है। तो सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम है 2022 में आप देखें तो लगभग 60% का उछाल देखने मिला है। उसके कारण जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस में थ्रू आउट द वैल्यू चेन में जो है आपको देखने मिली है रॉ मटेरियल प्राइस की इंक्रीज। इसके अलावा जो कुल कॉस्ट बास्केट देखें तो लगभग 30% हिस्सा जो है आपकी धुलाई और फ्यूल के खर्चे में आती है। और अगर डीजल की 1% की महंगाई हो जाती है तो जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चे माल है, वो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 0.5% बढ़ जाती है सीमेंट कंपनीज़ के लिए। लेकिन इम्पैक्ट क्या है? तो इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनके जो है कॉस्ट ओवररन्स हो सकते हैं, एस्केलेशन हो सकती है, उसके कारण इंफ्रा प्रोजेक्ट्स डिले भी हो सकते हैं। तो ये एक जो है फैक्टर रहेगा। इसके अलावा जो है रियल एस्टेट कंपनियाँ जो ऑफकोर्स डिमांड अच्छी है लेकिन जो पास थ्रू कर सकती है, बिकॉज उनके जो सीमेंट है वन ऑफ द की रॉ मटेरियल्स लगेंगे, तो रियल एस्टेट और इंफ्रा ज़रूर प्रेशर में रह सकता है। और बोफा सिक्योरिटीज़ ने जो है एक आंकड़ा निकाला है कि जो डीजल की जो 5% महंगाई अगर होगी तो कंपनियों की मार्जिन पे लगभग जो ऑपरेशनल मार्जिन है उस पर 0.5% मार्जिन का दबाव देखने मिल सकता है। शुक्रिया शरद। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर सीमेंट कंपनियों पर भी असर पड़ रहा है। ज़ाहिर तौर पर कमोडिटीज़ के क्रूड के खास तौर पर दाम जब बढ़ते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट प्लेयर्स ही नहीं बल्कि इनडायरेक्टली काफ़ी कंपनियों पर इसका असर पड़ता है, जैसा आशीष भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। चलिए, शो में वक्त हो गया है जानने का कि हमारे मेहमान कौन से आइडियाज़ आपके लिए लेकर आए हैं जिनको कल के सेशन में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वक्त है VIP शेयर का। आशीष, आपसे ही शुरुआत करेंगे। बताइए, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई स्टॉक अटेम्प्ट करना हो तो कौन सा आइडिया देंगे आप? कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए और आगे के लिए भी यदि परचेज करना चाहते हैं, यदि 3 से 6 महीने का व्यू है, तो मुझे कावेरी सीड्स काफी पसंद आता है। सबसे पहली बात तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के आसपास मिल रहे हैं, जबकि कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे वो काफी अच्छे थे, उम्मीद से बेहतर थे। और मेरा मानना है कि उनका जो मुनाफे में करीब 25% की CAGR ग्रोथ अगले कुछ सालों तक देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कॉटन सीड के अलावा जो कंपनी ने हाइब्रिड राइस और वेजिटेबल और मस्टर्ड के सीड मार्केट में वेंचर किया है, वहाँ पे काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है। तो जरूर थोड़ा वोलेटिलिटी था उनके नंबर्स में पिछले सालों में, बट मेरा मानना है कि इस साल में उनका अच्छा मुनाफा आएगा। और चूंकि मॉनसून नॉर्मल है और कोई अनसीजनल रेंज वगैरह नहीं है, तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले साल में जो सेल्स वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, EBITDA मार्जिन बढ़ेगा। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि ये एक FIs अपनी हिस्सेदारी दूसरी कंपनियों में हमने कम करते देखा है, बट ये वो कंपनी है जिसमें दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ा के 19% की है। तो उनकी तरफ से भी यहाँ पे बाइंग का रुझान है, कंपनी ने शेयर बायबैक भी किया है, तो काफी पॉजिटिव्स मुझे नजर आते हैं कावेरी। सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कावेरी सीड्स। यहाँ पर 650 तक के टारगेट्स के लिए थोड़ा नजरिया लंबा रखिए, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कुछ आपकी बारी, बताइए कौन से आइडियाज आज आप शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? जी हाँ, देखिए जैसे हम शॉर्ट कवरिंग की बात कर रहे थे, तो जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी तो उन्हीं सेक्टर्स और उन्हीं स्टॉक्स में, उन स्टॉक्स में भी आएगी जो सबसे ज्यादा गिरे थे। सीमेंट इज वन सच सेक्टर जिसमें हमने बहुत ज्यादा फॉल देखा है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट एक स्टॉक है जिसमें आज हमने एक रिकवरी देखी है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो डेफिनेटली इसे शॉर्ट कवरिंग रैली का फायदा मिलेगा। तो अल्ट्राटेक सीमेंट एक पहला पिक रहेगा मेरा फॉर अ टारगेट ऑफ 6000 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 5700। दूसरा स्टॉक है चंबल। देखिए ये ऐसा स्टॉक है जो हम काफी समय से देख रहे हैं स्ट्रेंथ दिखाते जा रहा है। इनफैक्ट एक पेक्यूलियर बात ये है कि बहुत सारे स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये स्टॉक पिछले हफ्ते 10 दिन में अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करके काफी ऊपर आया है मार्केट्स के रैली करने के पहले। तो चंबल फर्टिलाइजर मेरा दूसरा पिक रहेगा। इसका टारगेट है 410 और स्टॉप लॉस रहेगा 385 का। तो एक फर्टिलाइजर स्पेस है चंबल फर्टिलाइजर, यहाँ पर 410 का टारगेट, और अल्ट्राटेक में सीमेंट स्पेस से एक काउंटर 6000 तक के टारगेट वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और कुछ आज समय निकालकर हमारे शो में शामिल होने के लिए। चलिए, कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आ रहे हैं आपके लिए कंज्यूमर स्केप।